सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, उसमें संकलित और गुजराती भाषा के मशहूर कवि उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित बगुलों के पंख जो कविता है उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कविता है इसमें हमने बताया गया है कि जो प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है, प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार जो मानव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, व्यक्ति उसमें खो जाता है। बच्चों, हमने जो पिछली जो वीडियो थी इस पाठ की, जिसमें हमने अध्ययन किया था छोटा मेरा खेत कविता का, उसमें हमने जो कवि उमाशंकर जोशी जी के व्यक्तित्व, उनके जो जीवन परिचय है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ, इसके बाद उनकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी हैं, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। और हमने ये भी अध्ययन किया था कि जो उमाशंकर जोशी की जो भाषा शैली है बहुत सरल है। इन्होंने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है और इनकी जो ये मूल कविता है ये गुजराती में लिखी गई थी, जिसका हिंदी में रूपांतरण रघुबीर चौधरी और भोलाबाई पटेल ने किया है। बच्चों, हम बात करने हैं अब प्रस्तुत कविता के बारे में। जो कविता दी है बगुलों के पंख, यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है। दृश्य बिंब है हमारे सामने, जो पढ़ते पढ़ते हमारे दो बिंब बच्चों कई प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य बिंब, एक होता है श्रव्य बिंब। दृश्य मतलब जो हमारे सामने कोई एक चीज़ इमेज का निर्माण करते जिसको हम सामने देख सकें, और एक होता है श्रव्य, जिसको हम सुन करके हमारे सामने कोई शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो इसमें कवि ने दृश्य बिंब की कल्पना की है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आँखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसा लगता है इस कविता को पढ़ करके जो कवि वर्णन कर रहा है वो वर्णन हमारी आँखों के समक्ष आ गया है, प्रत्यक्ष आ गया है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं, कई तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तरह तरह से कविता लेखन किया है। और उनमें से सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो क्या है, वो है सौंदर्य के जो ब्यौरा है, सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन करना, और उस चित्रात्मक वर्णन के साथ कवि के स्वयं के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अभिव्यक्ति देना। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति देने से एक दृश्य चित्रात्मक वर्णन कर दिया, दूसरा उस सौंदर्य का स्वयं के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका वर्णन करना। इससे जो उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। एक कवि ने एक दृश्य की कल्पना की है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और उन काले काले बादलों के बीच पंक्ति बनाकर सफ़ेद बगुले आसमान में उड़ रहे हैं। वे कजरारे बादल, कजरा बोलते हैं काले काले बादलों के ऊपर सांझ बोलते हैं इवनिंग, शाम की श्वेत मतलब सफ़ेद काया के समान प्रतीत होते हैं। तो कवि ने उन बगुलों के जो उड़ने को किस तरह माना है कि मानो जो शाम है, शाम ने एक युवती का रूप धारण कर लिया हो और वो उन बगुलों के, जिस प्रकार बगुले उस काले काले बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, उसी तरह जो शाम है, शाम भी उस काले बादलों के ऊपर सफ़ेद उजली छाया के रूप में उजला सफ़ेद शरीर लेकर के वो उड़ रही है। इस नयनाभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाला कभी सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस जादू से, इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता है। तो कवि ने अपने ऊपर उस दृश्य के प्रभाव का वर्णन करके इसकी, उस दृश्य की जो प्रभाव है, उसकी जो अलौकिकता है, उसको और भी बढ़ा दिया है। बच्चों, हम बात करें अब इसके बगुलों के पंख। कविता है कवि उमाशंकर जोशी जी। बच्चों, इसमें कुल छोटी कविता है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें।
बच्चों इसमें जैसा हमने इस कविता के उसके जो परिचय के बारे में पढ़ा है कि कवि ने एक दृश्य की कल्पना की है जिसमें कैसा दृश्य है, आसमान में क्या है, काले काले बादल हैं और इन काले काले बादलों के ऊपर ये जो बगुले, सफ़ेद बगुले उड़ रहे हैं। तो कवि ने क्या कल्पना की है, ये सफ़ेद बगुले किसके समान हैं कि मानो शाम ने, सांझ ने एक मानव रूप ले लिया हो और वो सफ़ेद काया हो। ये जो बगुले उड़ रहे हैं उन बगुलों में उन्होंने सांझ को देखा है, सांझ को एक रूपक के रूप में देखा है कि जो बगुलों के रूप में कौन उड़ रहा है, देखा जाए तो कवि के अनुसार बगुलों के रूप में शाम एक स्त्री का रूप धारण करके जिसका सफ़ेद शरीर है वो उड़ान भर रही है। और ये जो दृश्य है कवि को बड़ा मनमोहक लगता है। बच्चों इसमें कुछ शब्द ऐसे, नव मीन्स आकाश है, पांति मतलब पंक्ति है, कजरारे मतलब काले काले हैं, हौले हौले मतलब धीरे धीरे हैं। बच्चों हम कविता पढ़ना का भाव देखते हैं। नव में, नव मीन्स आसमान में, पांति बधे, पांति मतलब पंक्तियों में, लाइन वाइज क्यू में, पांति बधे बगुलों के पंख, बगुले उड़ान भर रहे हैं तो वो एक पंक्ति कतारबद्ध कतार में वो उड़ान भर रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, और वो दृश्य है कवि की आंखें चुरा कर ले जाने वाला दृश्य, अर्थात कवि की जो नज़रें हैं उस बगुलों के ऊपर ही टिक जाती हैं। ऐसा लगता है वो दृश्य कवि को इतना आकर्षक लगता है कि ऐसा लगता है कि वो कवि की जो दृश्य है वो कवि की आंखें चुरा करके ले जा रहा है, कि कवि अपनी आंखों से सिर्फ उसी दृश्य को देखना चाहता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे मीन्स काले काले बादल हैं, वो बादलों की घटाएं हैं वो नभ में छाई हुई है, आसमान बादलों से भरा हुआ है। तो उन आसमान, जो बादलों से भरे आसमान में वो बगुले कैसे लगते हैं, सफ़ेद जो पंखों वाले बगुले हैं, जैसे तैरती सांझ की, सांझ मीन्स शाम, इवनिंग, तैरती सांझ की सतेज, तेज युक्त, चमकदार, श्वेत सफ़ेद काया, काया मीन्स शरीर, बॉडी, कि ऐसा लगता है कि जो बगुले उड़ रहे हैं वो बगुले ना होकर के शाम ने ही स्त्री का रूप धारण कर लिया है और उसका चमकदार श्वेत शरीर हो। वह हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, और वो दृश्य है कविता को, जो कवि को अपने जादू से, अपने सौंदर्य के जादू से उसे बांध लेती है, उसे इतना उसे जादू से भर देती है कि कवि उस दृश्य में खो जाता है। उसे कोई तनिक रोक रखो, कवि कहता है कि ये दृश्य इतना आकर्षक है कि वह उस दृश्य को हमेशा के लिए और लंबे समय तक वो देखना चाहता है। इसलिए वो कल्पना करता है कि ये दृश्य स्टैचू बन जाए, यहीं रुक जाए और मैं इसको लगातार देखता रहूं। क्यों, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि वो दृश्य मेरी आंखें चुरा ले जा रहा है, अर्थात मैं ये कवि का मन ये चाहता है कि वह उस दृश्य के अलावा कोई और दृश्य ना देखे। नभ में पांति बंधी बगुले की पांखें, जो बगुले उड़ रहे हैं और तो वो दृश्य है कवि को इतना आकर्षक लगता है कि उसके मन को मोह लेता है और कवि उस दृश्य से बहुत प्रभावित होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने एक नई कल्पना की है, एक रूपक का निर्माण किया है जो कि बहुत प्रभावी है और बहुत आकर्षक भी है, कि उसने एक नया प्रयोग किया है कि सायंकाल को चमकीली सफ़ेद काया वाली स्त्री के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, कि वो जो बगुले के रूप में बगुले नहीं उड़ रहे हैं बल्कि वो सफ़ेद काया धारण करके जो सांझ है वही उड़ रही है। तो और ये जो इसमें जो रूपक है नवीन है, कभी उसमें खोता जा रहा है। वो कहता है मुझे कोई इस दृश्य को रोक रखो, और वो उस दृश्य से स्वयं को बचाने की गुहार भी करता है, लेकिन वो एक्चुअली में वो गुहार नहीं कर रहा बल्कि वो उस दृश्य के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो कभी उस दृश्य को और ज़्यादा देखना चाहता है। तो बच्चों इसका भाव और काव्य सौंदर्य देखें। कवि ने उस जो प्राकृतिक दृश्य का सौंदर्य है और उस सौंदर्य का प्रभाव, उसका बहुत मनोहारी वर्णन किया है। हौले हौले में शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली है, सहज अभिव्यक्ति है, बिंब योजना है, दृश्य बिंब का निर्माण किया है कवि ने, आंखें चुराना मुहावरा है, तो इस मुहावरे का कवि ने सार्थक प्रयोग किया है।
बच्चों हम देखें इस कविता से कुछ प्रश्नों का। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है, फिदा है? किस दृश्य पर? जो प्राकृतिक दृश्य है जिसमें आसमान काले काले बादलों से भरा हुआ है और उन बादलों की जो बादलों के बीच एक कतारबद्ध रूप से सफ़ेद बगुलों वाले पंख उड़ रहे हैं। और क्यों हैं कवि उस पे फिदा, मुग्ध क्यों है? क्योंकि कवि को वो दृश्य नैनाभिराम लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, मोहक लगता है। उसे कोई तनिक रोक रखो, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो देखा जाए तो कवि का इसमें दोहरा जो है भाव नजर आते हैं। एक तरफ वो उसको रोकने की बात करता है, तो रोकने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वह कवि को वो दृश्य बहुत आकर्षक लगता है। वो समाप्त करने के लिए नहीं कहता, बल्कि कहता है कवि उसको रोक के रखो, स्टैचू बना दो। कवि उस दृश्य को लंबे समय तक देखना चाहता है। कवि के मन रूपी प्राणों को किसने अपनी आकर्षक माया में बांध लिया है? किसने? वो दृश्य जो है प्राकृतिक दृश्य जिसमें कवि ने कल्पना की है कि सफ़ेद जो काले काले बादलों के बीच जो सफ़ेद बगुले उड़ रहे हैं, वो सफ़ेद बगुले ना होकर के लगता है कवि को वो सांझ है, वो ही सफ़ेद काया धारण करके उड़ रही है। तो वो सुंदर दृश्य ने उसके जादू ने कवि को बांध लिया है। उसका कैसे बांध लिया है कि उसका प्रभाव कवि के मन पर अचूक है, इसलिए वो कवि उसके प्रभाव से बंध गया है। कवि उस दृश्य को, उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर क्यों रोके रखना चाहता है? उसे क्या भय है? वो उसे रोके रखना चाहता है क्योंकि उसे भय है कि ये दृश्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात देखें तो कवि को लगता है कि वो जो दृश्य है उसकी आंखों को चुरा के ले जा रहा है, उसके मन को चुरा के ले जा रहा है, उसके हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो कवि उस दृश्य से अत्यधिक प्रभावित है, वो उसको और देखना चाहता है। तो वो उस भय से कि वो दृश्य समाप्त ना हो जाए तो उसे रोके रखना चाहता है। बच्चों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने ये कविता बगुलों के पंख हैं इसका भावार्थ, कविता के बारे में जो मैंने आपको बताया, शब्दार्थ के बारे में, जो इसका काव्य और भाव सौंदर्य है उसके बारे में, और जो इसके प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और ये कविता आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।